गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये देखते हैं। इनको क्या बोला जाता है? मौलिक अधिकार। अब इनको क्यों बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स? क्योंकि ये भारतीय संविधान के द्वारा क्या करवाए गए, प्रोवाइड करवाए गए, इसलिए इनको मौलिक अधिकार बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? दोज राइट्स which are essential for intellectual, moral and spiritual development of इंडिविजुअल्स। ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या होते हैं? दोज राइट्स विच आर एसेंशियल, वो अधिकार जो बहुत जरूरी होते हैं। किस लिए? फॉर इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, मोरल, नैतिक एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और आध्यात्मिक विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए जो अधिकार बहुत एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, नेसेसिटी होती है जिनकी, उन अधिकारों को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स भारत में जो फंडामेंटल राइट्स की जो घोषणा थी, पहली बार जो घोषणा मौलिक अधिकारों की घोषणा की जो मांग थी, पहली बार डिमांड थी, वो 1895 में की गई थी। ठीक है। कब की गई थी? 1895 में की गई थी। अब क्या हुआ? 1925 में ये जो घोषणा की गई थी मौलिक अधिकारों की, 18 में जो डिमांड की थी, 1925 में इन अधिकारों की जो घोषणा की गई, वो कौन से अधिनियम के तहत? द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इन अधिकारों की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। अब जब भारतीय संविधान बन गया तो इन अधिकारों को दे दिया गया था। और क्या होते हैं? दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल। ठीक है। अब ये जो पार्ट है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शुरुआत में 395 आर्टिकल थे, 22 क्या थे? पार्ट्स थे, और 8 शेड्यूल्स थी जो भारतीय संविधान बनाया। तो 20 जो थर्ड पार्ट है भारतीय संविधान का, पार्ट थर्ड जो है, उसमें इन अधिकारों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब ये जो पार्ट थर्ड है भारतीय संविधान का, उसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा उसको बोला जाता है। कौन से पार्ट को बोला जाता है? पार्ट थर्ड को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि ब्रिटिश जो रॉयल फैमिलीज थे, उन्होंने पहली बार ब्रिटेन में जो मजदूर लोग थे उनको अधिकार दिए थे, तो उसी से वहीं से ये सब निकल के आया मैग्ना कार्टा। तो इस अधिकार को बोला जाता है। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 to 35, 32 से 36 जो आर्टिकल है, 12 से 35 जो आर्टिकल है, उनमें इन अधिकारों को दिया गया है। पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 to 35, और इस पार्ट 3 को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब क्या शुरुआत में जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 दिए गए थे। कितने राइट दिए गए थे? 7 अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय जो सिटीजन थे, नागरिक थे, उनको दिए गए थे। अब 44वें 44th जो अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट कब? 1978 में। 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ। उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो था, उसको रिमूव कर दिया गया। इसको क्या कर दिया?
रिमूव्ड कर दिया। कब? 1978 में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 44th अमेंडमेंट के थ्रू। अब रिमूव कर दिया तो इसको एक और आर्टिकल बना 300A, उसमें इसको शामिल कर दिया गया और वहां पे इसको जो है 302 उसमें कानूनी उसको अधिकार बना दिया गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब क्या हुआ, बेसिक नॉलेज इसके बारे में हम बेसिक पढ़ रहे हैं। 1967 से पहले, 1964 से पहले गोकलनाथ वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट केस। गोकलनाथ वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट केस से पहले जो अनुच्छेद 368 आर्टिकल 388 आर्टिकल 368 में जो इससे पहले जो भी संविधान के जो मेन जो पार्ट थे, जो मुख्य वो चीजें थी, उसमें संशोधन नहीं कर सकते थे। कब? 1967 में। लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम वर्सेस केरल गवर्नमेंट, इसमें ये निर्णय लिया गया कि मूल ढांचे को छोड़ करके, ठीक है, मूल ढांचे को छोड़ करके जो पार्लियामेंट है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। और क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है मूल ढांचे में नहीं आते, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आते कॉन्स्टिट्यूशन में, इस कारण से जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वो क्या कर सकती है? चेंजेस कर सकती है। किसमें? फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकती है। हालांकि क्या होना चाहिए? मेजोरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन बोथ द हाउसेज। दोनों हाउसेज में, दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी कंपलसरी है। और जब 2/3 मेजोरिटी हो जाती है तो क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस हम कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स, पहला है राइट टू इक्वेलिटी। जो फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वेलिटी, वो आर्टिकल 14 to 18 तक है। अब आप कहेंगे कि सर 12 से 35 तक बताया था आपने। हाँ, क्योंकि जो 12 है 13 उसमें क्या दिया गया है? बेसिक चीजें दी गई, किस प्रकार से इनमें संशोधन किया जा सकता है, कौन इसमें संशोधन कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या क्या वो अधिकार है, क्यों दिए गए थे, ये सारी चीजें उसमें है। और हमने जो बेसिक जो वो थी वो हमने पढ़ी। तो राइट टू इक्वलिटी है वो आर्टिकल 14 to 18 तक है। अब यहां से लेकर के इसमें 5 तरह के आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 तरह के इसमें क्या दी गई है? इक्वलिटी इसमें दी गई है। पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 जो है वो क्या बताता है? उसमें लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि कोई भी अपराध करता है वो इक्वली ट्रीटेड होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कानून के समक्ष जैसे एक जिस कानून के तहत उसको सजा दी गई तो उसी कानून के तहत हर व्यक्ति को सजा दी जाए, ये भेदभाव ना किया जाए। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने समानता का प्रावधान है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है?
आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि किसी भी सोशल इक्वालिटी एंड राइट टू एक्सेस ऑन पब्लिक प्लेसेस, अब इसमें ये क्या है, सामाजिक समानता का वर्णन किया गया है और जो भी सार्वजनिक जगह है उसके ऊपर किसी की मनाही नहीं है, सभी जा सकते हैं, जैसे म्यूजियम, पार्क एटसेट्रा जो भी है उनके ऊपर। और सोशल इक्वालिटी का इसमें प्रावधान किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि नो वन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, जेंडर, बर्थ प्लेस एटसेट्रा। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात इसमें की गई आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 में आता है ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें ये क्या है, 16 में रोजगार का जो मुद्दा है उसमें समानता की बात की गई है। समझ में आ गया कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या है, इक्वलिटी है। मतलब आप कोई भी किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी आप महिला है, पुरुष है, आप क्या कर सकते हैं, आपको जो है गवर्नमेंट जो पोस्ट है जो भी निकलती है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते, एलिजिबल है। हालांकि कुछ जो रिजर्वेशन का जो मैटर है उसमें कहीं न कहीं क्या की गई है, थोड़ी सी छूट दी गई है। ठीक है, तो इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अब इससे पहले भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय छुआछूत जो था वो किया जाता था, नीचे जो बिलो कास्ट के थे उनको दूर रखा जाता था, अपर कास्ट से को अलग रखा, उसके पास से नहीं गुजर सकते थे, इस प्रकार की बाउंडेशन से लगी हुई थी। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो क्या कर दी गई है, खत्म कर दी गई है, उन्मूलन उसका कर दिया गया, छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया आर्टिकल 17 में। इफ someone is engaged in this type of practices, यदि कोई भी इस तरह की प्रैक्टिसेस काम जो करता है तो अगर वो पाया जाता है तो दिस इज अ पनिशेबल क्राइम। अब ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जो क्रियाकलाप करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो आर्टिकल 14 आप याद कर लीजिए, 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि जो छुआछूत है वो कौन से आर्टिकल के तहत क्या कर दी गई है, खत्म कर दी गई है, आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 15 के बारे में आता है, ठीक है, तो आपके पास अधिकार आएगा, पब्लिक प्लेसेस में घूम सकते हैं, आपके पास सोशल इक्वलिटी प्रोवाइड करवाता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 18 क्या करता है, आर्टिकल 18 करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल मतलब उपाधियों की समाप्ति। आर्टिकल 18 में उपाधियों की समाप्ति का प्रावधान इसमें क्या गया, जैसे ब्रिटिशर्स देते सर की उपाधि, महात्मा की जो उनकी इस प्रकार जो टाइटल्स देते थे उनका क्या कर दिया गया है, खात्मा कर दिया गया। किसको, मिलिट्री एंड एकेडमिक को छोड़ करके और प्रकार की कोई भी राज्य सरकार है वो वहां के नागरिकों को या वहां के उसको क्या नहीं देगी, टाइटल नहीं दे सकती है, या कोई भी भारतीय नागरिक जो है विदेशों से कोई भी अधिकार, टाइटल, जो उपाधि है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। आर्टिकल 18 में इसका प्रावधान किया गया है। आई होप राइट टू इक्वलिटी आपको समझ में आ गया। राइट टू इक्वलिटी कहां से, आर्टिकल 14 to 18 है। 14 में हमने देखा 5 तरह की इसमें समानताओं का प्रावधान किया गया है। 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ का वर्णन है, 15 में सोशल इक्वलिटी की बात की गई है, 16 में एम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी की बात की गई है, 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है और 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की इसमें बात की गई है। तो आई होप राइट टू इक्वलिटी है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम।
दूसरा जो अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम का, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 तक भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को दिया गया है। इसके तहत जो आर्टिकल 19 एक एक करके हम पढ़ेंगे। आर्टिकल जो 19 है इसमें 6 तरह की 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स आर गिवन। आर्टिकल 19 में भारतीय जो नागरिक है उसको 6 तरह की स्वतंत्रताएं आजादी दी गई है। वो 6 तरह की आजादी कौन सी है? पहली है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन सी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहली जो आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार, जो स्वतंत्रता दी गई है वो दी गई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा जो दिया गया है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। दूसरा जो आपको स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 19 के तहत वो आप शांतिपूर्ण तरीके से आप असेंबल्ड हो सकते हैं बिना हथियारों के, विदाउट आर्म्स आप इकट्ठे हो सकते हैं, या आपके पास क्या है? आजादी है। तीसरी है टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव। यह आपके पास तीसरा अधिकार है कि आपके पास व्यक्तिगत आप विचार रख सकते हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं, या आपके पास आजादी है। दूसरा, आप शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं। तीसरा, टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव फ्रीडम। आपके पास यह आजादी है कि आप अपना एसोसिएशन, संगठन बनाए, यूनियन बना सकते हैं। आपको फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। नेक्स्ट है, अब पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से फ्रीली पूरे भारत में आप क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। हालांकि जितने भी हैं उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज्ड जरूर है। ठीक है, आप ये कहेंगे कि जो स्पीच और एक्सप्रेशन आप कहेंगे, कुछ भी आप कहो, प्रेसिडेंट को आप कहेंगे कुछ, तो उसके खिलाफ अगर वो करते हैं तो ये आपके पास आजादी नहीं है। तो ये क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हर अधिकार, जो हर राइट है उसके ऊपर रीजनेबल मतलब तर्क संगत जो पाबंदी है वो जरूर लगी हुई है। आप फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपके पास आजादी है। आप कहेंगे तो आप जो मिलिट्री जोन है उसमें जाके घुस जाएंगे लोग, यूं तो नहीं, लेकिन मैंने बताया रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन है वो जरूर लगी हुई है। अब क्या है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। नेक्स्ट जो आता है इसमें फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। एक्सेप्शन है J&K। ठीक है ना? आर्टिकल 370 जो लास्ट टाइम अभी क्या कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया था। अब फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप पूरे भारत में कहीं भी रिसाइड रह सकते हैं, सेटल रह सकते हैं, वहीं पर रह सकते हैं। आपके पास क्या है? आजादी है। फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। आप कोई भी रोजगार अपना सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। आर्टिकल जो है 19 में 6 प्रकार की जो फ्रीडम्स है वो आपको दी गई है। पहला, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपने विचार अभिव्यक्ति रख सकते हैं। दूसरा, असेंबल हो सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तीसरा, एसोसिएशन, यूनियन ये बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया।
free reside and settle in any part of the country और freedom to choose any profession और occupation, आप कोई भी जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 20 है उसमें क्या बताया है, गिव प्रोटेक्शन, गिव्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अपराध सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अपराध किया है तो उसके संदर्भ में भी आपको कुछ संरक्षण दिया गया है, छूट दी गई है, ये कहता है आर्टिकल 20। अब इसका मतलब क्या है, गिव्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल पहला जो है, आपने जो अपराध किया है उसी अपराध की आपको सजा मिले, ठीक है ना, मतलब आपने जो अपराध किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिले। फॉर एग्जाम्पल आपने 1995 में आपने क्या किया, अपराध किया, और उस समय उस अपराध की सजा क्या थी, 1 साल, 1 ईयर। जो आपने अपराध किया था उस समय 1995 में 1 साल का प्रावधान था सजा का। अब उसका रिजल्ट आया 2017 में, सॉरी 2 साल बाद, 3 साल बाद 2000 में जो उस समय जो अपराध था उसकी जो सजा थी 1 साल थी, अब 2000 में इस सजा को बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 साल कर दिया। हालांकि आपने जो अपराध 1995 में किया था तो इसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिले, ना कि इसके अकॉर्डिंग। रिजल्ट आया 2005 में, आपका जो केस चल रहा था 2005 में, तो आप 2000 में तो क्या कर दिया था, 5 साल की सजा। लेकिन नहीं, जिस समय आपने अपराध किया था उस समय जो प्रावधान था उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिले, सजा मिले। ये आर्टिकल 20 क्या करता है, ये इसमें प्रावधान है 1995 में। दूसरा इसमें क्या कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए दूसरा ये कहता है कि एक ही अपराध के लिए एक ही सजा मिले। फॉर एग्जाम्पल आपने चोरी कर ली, तो चोरी कर ली तो आपको पुलिस ले गई और आपको सजा दी, फिर अगली बार फिर चोरी और किसी और ने की, आपको हर बार जब भी चोरी हो आपको उठाकर ले जा रहे हैं, नहीं। ये आर्टिकल 20 जो है वो आपको संरक्षण देता है, किस प्रकार का, जो अपराध किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिले, एक अपराध के लिए एक ही आपको सजा मिले, ये नहीं कि बार बार आपको परेशान किया जाए। तो आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ प्रोवाइड करवाता है। क्या, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 22 जीवन का अधिकार आपको प्रोवाइड करवाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 21 की राइट टू लाइफ है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, 21। कौन से, 21। अब 21A 2002 में 86th अमेंडमेंट 2 था। आर्टिकल 2002 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। कौन से अमेंडमेंट के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें ये अधिकार दिया गया 0 से 14 जो बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें, फ्री एजुकेशन। जीरो से 14 साल तक के बच्चे फ्री एजुकेशन क्या करें, वो हाई करें, फ्री एजुकेशन उनको मिले 0 से 14। आर्टिकल 21 कब, 16th अमेंडमेंट 2002 में ये प्रावधान, ये अधिकार जो है वो जोड़ा गया। तो ये था आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 22 की बात करते हैं। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट
asset and detention, sorry, in certain cases. बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 22 और इसमें कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट असेट एंड डिटेंशन। कोई आपने अपराध किया है, आप अपराधी साबित हो जाते हैं, ठीक है ना, आप कन्विक्टेड है मान लेते हैं, तो उसको भी एक कन्विक्टेड एक अपराधी को भी कुछ अधिकार उसको दिए गए हैं। आरोपी जो होता है उसको भी अधिकार दिए गए आर्टिकल 2 में। वो अधिकार क्या है अभी मैं वैसे बता देता हूं कि पहला तो ये है कि पुलिस आपको कि अरेस्ट जब पुलिस आपको करने आ रही है तो आपके पास अधिकार देता है भारतीय संविधान कि आप उससे पूछ सकते हैं, या पुलिस का अधिकार है कि वो आपसे ये बताए कि आपको इस अपराध के लिए क्या किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं अपराधी हूं, मेरे को पकड़ने आ गए तो मेरा अधिकार है, मैं पूछ सकता हूँ कि मैंने अपराध क्या किया है। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा था? आर्टिकल 22। दूसरा, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है कि 24 आवर्स कि 24 घंटे के अंदर विदिन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्या करे, पेश करे। कौन? पुलिस। ये आपका अधिकार है, ठीक है। दूसरा, आपको मजबूर नहीं किया जा सकता, या इसमें कि आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको जबरन गवाही दिलाई जाए और वो मान्य हो, नहीं। आपको पुलिस जबरन आपकी गवाही वहां पे पुलिस प्रोटेक्शन में नहीं करवा सकती है, तो